मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन एंड स्वीटर देन हनी। अर्थात मुद्रा मुद्रा मुद्रा, सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा चमकीली और शहद से भी ज़्यादा मीठी। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुद्रा और साख, जो कि लिया गया है कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अर्थशास्त्र की किताब से, और यह है उसका तीसरा अध्याय। मुद्रा जो शब्द है वह हमारी संस्कृत भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ तमिल भाषा से भी इसकी उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है, लेकिन जो सामान्य रूप से प्रचलित धारणा है उसके अनुसार मुद्रा शब्द का प्रयोग जो है अंग्रेजी भाषा के मनी शब्द के अर्थ के रूप में किया जाता है। मनी शब्द जो है वह लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से लिया गया है, जो कि धन की देवी मानी जाती थी। लेकिन जब हम लैटिन भाषा में ही जाते हैं तो वहाँ धन के लिए मोनेटा शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है, वहाँ पर मिलता है हमको पैक्यूनिया शब्द का प्रयोग। और पैक्यूनिया जो कि निकला है पैकस शब्द से, अर्थात पैकस का मतलब होता है पशुधन। आज हम किसी भी तरह का कोई लेन देन करना हो, हमारी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास में पैसों का होना, रुपयों का होना, अर्थात मुद्रा का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि जब मुद्रा नहीं थी तब लोग लेन देन कैसे करते थे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सभ्यता के आरंभिक दौर में जब हम मनुष्यों की आवश्यकताएं बहुत कम हुआ करती थीं, तो हम जो भी चीज़ें उगाते थे, जिन भी चीज़ों का उत्पादन करते थे, उन्हीं से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाया करती थी। लेकिन जैसे जैसे करके जब मनुष्यों की आबादी बढ़ती गई, जनसंख्या में वृद्धि होती गई, तो उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती गईं। अब वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने लगे, अर्थात अब उनको किसी दूसरे के द्वारा उत्पादित की गई वस्तु की आवश्यकता महसूस होने लगी। इस तरह से आरंभ हुआ वस्तु विनिमय का प्रचलन। लेकिन वस्तु विनिमय से यदि आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही थी तो फिर मुद्रा की जरूरत क्यों आन पड़ी? आज हम इस कंटेंट में यही सब जानेंगे और समझेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, उस प्रणाली में ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ थीं जिसकी वजह से विनिमय का माध्यम अर्थात लेन और देन का माध्यम मुद्रा बना। और जब मुद्रा प्रचलन में आई तब लोगों की बचत भी शुरू हो गई, और जब बचत शुरू हुई तब किस तरह से बचत के आधार पर उस बचत को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों की ज़रूरत महसूस हुई। और जब हमने उस बचत को बैंक में जमा किया तो बैंक ने उन बचत का क्या किया, आज हम इस अध्याय में यही जानेंगे और समझेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। कक्षा 10 मुद्रा और साख, इस अध्याय को हम 3 पार्ट में तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें आपको अलग अलग कंटेंट्स पर बात की जाएगी। पहले भाग के अंतर्गत जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, इन कंटेंट्स पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरे भाग में फिर हम इन 2 कंटेंट्स पर चर्चा करेंगे, और तीसरे भाग में फिर से हम अंतिम 3 कंटेंट्स की बात करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं हम सबसे पहले भाग 1 को। लेकिन इसके पहले मैं इस पूरे पाठ को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, एक फ्लो मैप के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किस तरह से यह अध्याय आगे बढ़ेगा। जैसा कि लिखा हुआ है मुद्रा, मुद्रा अर्थात विनिमय का माध्यम। जब मुद्रा को हम विनिमय के माध्यम के रूप में लेते हैं तो हमारे सामने आता है कि विनिमय के रूप आखिर कितने रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि विनिमय का शुरुआती जो रूप था वह था वस्तु विनिमय, लेकिन वस्तु विनिमय में बहुत सारी कठिनाइयाँ आने लगीं, इसलिए मौद्रिक विनिमय जो है वह सामने आता है। मौद्रिक विनिमय का मतलब वह लेन देन जो मुद्रा के आधार पर किया जाए। अब जब मौद्रिक विनिमय आया तो हमको देखना है इस अध्याय में कि मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं। और जब मुद्रा के आधुनिक रूपों में हमारे पास में अलग अलग तरह के रूप आते हैं, खासकर करेंसी आती है, तो करेंसी जब आती है तो उसके साथ में उस मुद्रा को खर्च करने के बाद जो शेष बचता है वह होती है बचत। और जब यह बचत आती है तो इस बचत को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरत होती है हमको बैंकों की। बैंक भी इस राशि को मांग जमा के रूप में अपने पास में जमा कर लेता है, डिमांड डिपॉजिट के रूप में इसे जमा करता है,
और इसे अपने पास में भी नहीं रखता, ये इसे वह ऋण के रूप में बाजार में ज़रूरतमंदों को उपलब्ध कराता है। और इस तरह से ऋण के उपलब्धता के लिए साख की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यानी मुद्रा और साख के बीच में महत्वपूर्ण तथ्य आ जाता है बचत। अब यहाँ पर अगर साख आ गई है तो साख के लिए दो चीज़ें यहाँ पर हमको पढ़ना है, एक साख के क्षेत्रक और दूसरा साख का निर्माण। साख के क्षेत्रकों की बात करेंगे हम तो साख के दो क्षेत्रक हमको मिलेंगे, एक अनौपचारिक क्षेत्रक और दूसरा औपचारिक क्षेत्रक। औपचारिक क्षेत्रक में यदि हमको ऋण या लोन लेना है तो हमको साख का निर्माण आवश्यक है। अब यदि किसी के पास में कोई साख नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसके लिए साख निर्माण हेतु निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूहों की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से ये पूरा पाठ आगे बढ़ेगा। चलिए हम आरंभ करते हैं भाग 1, जिसके अंतर्गत हम आज देखेंगे मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, मुद्रा के आधुनिक रूप और बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। चलिए आरंभ करते हैं। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना का जो जीवन है उसमें एक बहुत बड़े हिस्से में इसका उपयोग किया जाता है। क्या आप अपनी एक सूची ऐसी बना सकते हैं जिसमें मुद्रा से लेन देन का काम हो रहा हो? चलिए देखते हैं। जब हम आसपास देखते हैं बाजार में तो हम पाते हैं कि मुद्रा के जरिए बहुत सारी वस्तुएं खरीदी भी जा रही हैं और बेची भी जा रही हैं। अर्थात मुद्रा के जरिए विनिमय का काम हो रहा है। दुकानदार अपनी वस्तु को बेच रहा है और ग्राहक जो है वह मुद्रा के बदले में उसे खरीद रहा है। लेकिन हमें कुछ लेन देन ऐसे भी दिखाई देते हैं जहां पर मुद्रा के बदले में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यहाँ पर आप देखिए, हेयर कटिंग सैलून में ग्राहक को मुद्रा के बदले में वह बाल काट कर दे रहा है। डॉक्टर को देख रहे हैं हम कि वह अपनी फीस के बदले में मरीज का उपचार कर रहा है। सफाई कर्मी को हम देख रहे हैं कि वह मुद्रा के बदले में स्वच्छता का काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम कॉल सेंटर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में बात करें तो वह भी मुद्रा या पैसे हासिल करके अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि मुद्रा के बदले में वस्तुएं भी खरीदी जा सकती हैं और सेवाओं को भी खरीदा जा सकता है। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा भी हमको दिखाई पड़ता है कि लेन देन के वक्त किसी तरह का मुद्रा का कोई आदान प्रदान ही ना हो और केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। जैसे हम किसी किराने की दुकान पे गए और वहाँ से हमने हमारे घर की ज़रूरतों का सामान ले लिया और उससे बोल दिया भैया लिख लेना, मतलब हमने उधारी कर दी। वहाँ पर यही उधारी कहलाती है साख। आपकी साख के आधार पर ही वह आपको सामान उधार दे रहा है। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि मुद्रा के माध्यम से हम लोग आज बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। बाजार से वस्तुएं तो खरीदते ही हैं, साथ में हम सेवाओं को भी खरीदते हैं। लेकिन कई बार जब हम देखते हैं कि कुछ सौदे ऐसे होते हैं कि जिनमें मुद्रा का कोई लेन देन नहीं होता और उसको बाद में भुगतान करने की बात कही जाती है, या कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिसमें मुद्रा का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है और बाकी हिस्से का भुगतान बाद में करने को बोल दिया जाता है। इसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में उधारी। लेकिन आप सोचिए, ये उधारी क्या हर किसी को दुकानदार दे देता है? बिल्कुल नहीं। दुकानदार उसी को उधार देता है जिस पर यह भरोसा होता है कि वह व्यक्ति निश्चित समय पर मुझे ये उधार वापस कर देगा। इसी को कहते हैं साख। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन आपके पास मैं एक सवाल ये छोड़ना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने सोचा है कि ये सारी खरीदारियाँ जितनी भी होती हैं ये मुद्रा के जरिए ही क्यों होती हैं? चलिए अपन उसे देखते हैं और समझते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि खरीदारी जो है वह मुद्रा के जरिए ही क्यों होती है? तो कारण बहुत सरल निकल कर आता है। जिस व्यक्ति के पास में मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। आप लोगों ने देखा भी अभी कि बाजार में जाओ, अपने पसंद की वस्तु खरीदो, बदले में मुद्रा के रूप में भुगतान करो और वापस ले आ जाओ घर। या अगर आपको कटिंग करानी है, मसाज करानी है, आपको डॉक्टर का चेकअप कराना है, तब भी आप उनकी सेवाओं को पैसों के बदले में खरीद सकते हैं।
यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के पास में पैसा था, इसलिए इसने दुकान पर गया और शॉपिंग की, वहाँ जाके अपने बढ़िया बूट पॉलिश कराए और बाहर आ गया। वस्तु और सेवाओं दोनों का उसने क्रय किया मुद्रा के बदले में। यही कारण है कि हर व्यक्ति मुद्रा के रूप में भुगतान देना भी पसंद करता है और लेना भी पसंद करता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो मुद्रा के रूप में भुगतान करता है तो जिसे भुगतान किया है फिर वह उसका इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए करने लगता है। चलिए अपन एक उदाहरण के जरिए इसे समझते हैं। ये एक जूता निर्माता है। यह जूता निर्माता बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले क्या करेगा, अपने जूतों को बेचेगा और जूतों को बेचने के बाद उसे जो मुद्रा हासिल होगी, उसे जो रुपया या पैसा मिलेगा, उस मुद्रा का इस्तेमाल करके वह फिर गेहूं खरीदेगा। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना कि जूता निर्माता ने जूते बेचे, बदले में पैसे हासिल किए, उन पैसों को लेकर वह दुकानदार के पास गया और वहाँ पैसे देकर उसने गेहूं विक्रेता से पैसे देकर के, मुद्रा देकर के गेहूं खरीद लिए। अब आप सोचिए, लेकिन यदि मुद्रा नहीं है, इस लेन देन में, इस विनिमय के माध्यम में मुद्रा को हम हटा देते हैं। अब जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए सीधे गेहूं खरीदने जाएगा तो उसे कितनी कठिनाई होगी। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना होगा जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। समझ में आ रहा है ना कि जूते निर्माता को गेहूं चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो बाजार में या गांव में या वहाँ पर उपस्थित बहुत सारे किसानों में कोई किसान जूते के बदले में गेहूं ना देना चाहता हो तो क्या करेंगे। मान लो पहले किसान के पास गए, उससे बोला भैया मेरे पास मुद्रा उद्रा वाला काम तो है नहीं है, आप एक काम करो मेरे जूतों के बदले में गेहूं दे दो। वो बोलेगा नहीं नहीं, मेरे को जूते नहीं चाहिए, घोड़े के बदले में गेहूं दूंगा मैं। दूसरे किसान के पास गए, दूसरे किसान से बोला यही बात कि भैया जूते के बदले में गेहूं दे दो। बोलता नहीं नहीं, मेरे को चावल चाहिए, चावल के बदले में गेहूं दूंगा। तीसरे के पास जाएगा, चौथे के पास जाएगा, ऐसे लगातार जाएगा तो उसके लिए ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ हो जाएगी। हो सकता है ना भी मिले तो उसको उतने दिन का इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, और अगर मिलेगा तो बहुत मुश्किल से वह मिलेगा। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए सहमत होंगे, तभी वस्तु विनिमय हो पाएगा। इसको कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग से मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति भी खरीदने की इच्छा रखता हो, और यह प्रणाली अदला बदली की काफ़ी समय तक चलती रही। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो अदला बदली की यह प्रणाली जब लंबे समय तक चलती रही, लेकिन समय के साथ साथ इस विनिमय प्रणाली में भी कठिनाइयां आने लगीं, और वह कठिनाई थी आवश्यकता का दोहरा संयोग। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति की कहानी आती है, लेफ्टिनेंट कैमरॉन है, जो अफ्रीका में एक नदी को पार करना चाहते थे, और नदी पार करने के बदले में वो जो नाविक है वो ये कहता है कि मैं हाथी दांत के बदले में नाव पार कराऊंगा। अब कैमरॉन के पास तो हाथी दांत थे नहीं, तो वह ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकले जिसके पास हाथी दांत हों। तो जिस व्यक्ति के पास में हाथी दांत थे वह व्यक्ति बोला मैं कपड़ों के बदले में हाथी दांत दूंगा। अब उसके पास में कपड़े भी नहीं थे कैमरॉन के पास में उसको देने के लिए। फिर कैमरॉन तीसरे कपड़ा बेचने वाले व्यक्ति के पास में गया जिसके पास में कपड़ा था। कपड़े वाले व्यक्ति ने बोला कि मैं तो तार के बदले में अपने कपड़े दूंगा। संयोग ये था कि कैमरॉन के पास में तार था, उसने कपड़े वाले को तार दिया और कपड़ा लिया। कपड़ा लेकर वह गया हाथी दांत वाले के पास में, उसे कपड़ा देकर के हाथी दांत लिया और उस हाथी दांत को उसने नाविक को दिया। फिर नाविक ने उसको नदी पार कराई। यानी आवश्यकता का दोहरा संयोग जब तक नहीं बना तब तक कैमरॉन नदी पार नहीं कर पाया। इससे कैमरॉन का बहुत सारा समय व्यर्थ गया और साथ में उसे अनावश्यक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। अतः इस प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई यही थी कि एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो वही वस्तु दूसरा व्यक्ति भी खरीदने की इच्छा रखता हो, तभी पूरी होती है आवश्यकता का दोहरा संयोग। जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं, ये मटका बेचने वाला है, ये कह रहा है कि मुझे जूते चाहिए, मेरे पास गेहूं नहीं है।
और जूते वाला बोल रहा है कि मैं तो गेहूं के बदले में ही जूता दूंगा। और इधर पे हम देख रहे हैं कि ये जो गेहूं वाला है बोल रहा नहीं मुझे जूता नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। और इस तरह से तीनों के बीच में लेन देन का आवश्यकता का कोई संयोग बन ही नहीं रहा है। अतः आवश्यकता का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था की नींव है। आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव में वस्तु विनिमय प्रणाली पूरी नहीं हो पाती थी, लेन देन नहीं हो पाता था। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आवश्यकता का दोहरा संयोग का होना जरूरी है। हालांकि वस्तु विनिमय प्रणाली में इसके अलावा भी और भी कठिनाइयां हैं, जैसे मूल्य का संचय करना, जैसे कि दो वस्तुओं के बीच में उनके मान का, उनके माप का या उनकी कीमत का या उनकी मूल्य का बराबरी करना, जैसे एक गाय के बदले में कितनी बकरियां दी जाएं, या फिर किसी व्यक्ति जिसके पास में एक गाय हो और उसको अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग वस्तुएं खरीदना हो तो वह गाय को काट कर अलग अलग लोगों को तो बांट नहीं सकता है। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयां सामने आने लगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई थी आवश्यकता का दोहरा संयोग का होना। अब आपकी परीक्षा में आ सकता है कि आवश्यकता का दोहरा संयोग किसे कहते हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हो कि आवश्यकता का दोहरा संयोग वह होता है जब एक व्यक्ति जिस वस्तु को बेचना चाहे उसी वस्तु को दूसरा व्यक्ति खरीदना भी चाहे। इसी को कहते हैं हम आवश्यकता का दोहरा संयोग। अब अपन देखते हैं कि इस आवश्यकता के दोहरे संयोग को मुद्रा ने किस तरह से दूर किया। चलिए अपन देखते हैं और समझते हैं। अब हम इस व्यवस्था की तुलना ऐसी अर्थव्यवस्था से करते हैं जहां पर मुद्रा का प्रयोग होता है, अर्थात मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खत्म कर देती है। अब यदि सभी लोगों के पास में मुद्राएं हैं तो फिर क्या होगा? जूता निर्माता के लिए अब यह जरूरी नहीं रह जाता कि वह ऐसे किसान को ढूंढे जो ना केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। उसे केवल अपने जूते का खरीदार ढूंढना है और जूते का खरीदार ढूंढा और बदले में उसे जूता देकर के मुद्रा हासिल कर ली। अब उस मुद्रा से वह बाजार में गेहूं या कोई अन्य वस्तु भी खरीद सकता है। चूंकि मुद्रा विनिमय की प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसीलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। तो इस तरह से आपके पास एक और प्रश्न आ सकता है कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहते हैं? इसका सीधा सा उत्तर होगा कि मुद्रा क्रय और विक्रय दोनों में ही मध्यस्थता का काम करती है। मुद्रा के आविष्कार के कारण ही आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती, अर्थात किसी भी वस्तु को बेचकर जो मुद्रा हासिल होती है उस मुद्रा से अन्य कोई सी दूसरी वस्तु भी हम खरीद सकते हैं। इसीलिए मुद्रा विनिमय की प्रक्रिया में विनिमय का माध्यम कहलाती है, अर्थात मुद्रा जो है मध्यवर्ती भूमिका निभाती है और मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके वह आवश्यकता के दोहरे संयोग को खत्म कर देती है। चलिए अब आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला जो आपके सामने प्रश्न आया है कि मुद्रा के प्रयोग से वस्तु विनिमय में सहूलियत कैसे आती है, इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है आपके सामने, क्या आज भी वस्तु और सेवाओं की अदायगी वस्तु विनिमय से होती है? सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए कि आज भी वस्तु विनिमय से कहाँ पर वस्तु और सेवाओं की अदायगी होती है। मेरे तो गांव में होती है भाई। मेरे जो दादी थीं वो अनाज के बदले में सब्जियां खरीद लेती थी। हम लोग भी जब गांव जाते हैं तो अनाज के बदले में गर्मी के दिनों में आइसक्रीम लेकर खा लेते हैं। अब आप लोग अपने अनुभव बताइए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुद्रा के कार्य लिखिए। तो मुद्रा के कार्यों में आप लिख सकते हैं आराम से कि मुद्रा के हैं 4 कार्य महान: माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। तो माध्यम की बात तो हमने कर ली कि विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग में आती है। आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से आप लिख सकते हैं कि मुद्रा मध्यवर्ती भूमिका निभाती है, 2 आवश्यकता के संयोग को खत्म करती है और विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। अब ये चीज़ें आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली, जान ली कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो प्राचीन काल में उपयोग में की जाती थी, आज भी ग्रामीण अंचलों में कहीं कहीं पर इसका प्रयोग होता है। लेकिन
वस्तु विनिमय प्रणाली को जब मुद्रा ने रिप्लेस किया, मुद्रा ने उसका स्थान ले लिया, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में आई हुई कठिनाइयों के कारण अब मौद्रिक विनिमय प्रणाली हमारे सामने आ जाती है। जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली सामने आती है तो हमको थोड़ा सा देखना जरूरी हो जाता है कि मुद्रा के वे आधुनिक रूप कौन से हैं जो आज प्रचलन में हैं, और इसके साथ साथ चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं हम मुद्रा के एक संक्षिप्त इतिहास के बारे में। चलिए, मुद्रा के आधुनिक रूप। हमने बहुत अच्छे से देखा कि मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। अगर हम सिक्कों के चलन की बात करें तो सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थीं। आरंभ में जैसा कि हमने आपको बताया कि वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु लिया जाता था। वस्तु के बाद वस्तु मुद्रा आ गई। वस्तु मुद्रा में कौड़ी या पशुधन या अन्य चीज़ों का प्रयोग उसमें किया जाता था। इसके बाद धातु मुद्रा आ गई, जिसमें चांदी, तांबा, सोने, इन धातुओं की मुद्राएं प्रचलित थीं। लेकिन सिक्के जो प्रचलन में थे तो सिक्कों से एक कठिनाइयाँ आती थीं। सिक्कों को इकट्ठा कहीं ले जाना, उनको लेकर के चलना बड़ा मुश्किल काम होता था। तब आया पत्र मुद्रा, और पत्र मुद्रा के बाद आई शाख मुद्रा, और शाख मुद्रा के बाद आजकल तो हम देखते हैं कि हमारे पास में यूपीआई का ऑप्शन है। ये इस तरह से हम देखते हैं कि वस्तु विनिमय से लेकर के आज तक मुद्रा कितने रूपों में आगे बढ़ती गई है। लेकिन हमें इसके इतिहास को जानने के लिए बहुत अंदर तक नहीं जाना है। चलिए हम देखते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप को। मुद्रा का आधुनिक रूप यानी अंग्रेजी में बोले तो करेंसी, और करेंसी की बात करते हैं तो प्रत्येक देश में करेंसी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अमेरिका में इसे डॉलर कहा जाता है, इंग्लैंड में इसे पाउंड स्टर्लिंग कहा जाता है, जर्मनी में इसे मार्क कहा जाता है। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हैं। भारत में इसे रुपया कहा जाता है। तो मुद्रा के आधुनिक रूपों की हम बात करें जिसमें करेंसी के नोट शामिल हैं, करेंसी यानी कागज़ के नोट शामिल हैं, और साथ में शामिल होते हैं सिक्के। अब आप सोचिए कि यहाँ पर जो कागज़ का नोट है, ये जिस पे 2000 रुपये लिखे हैं, इसकी अपनी खुद की कोई कीमत है क्या? भाई 2000 रुपये का नोट छापने के लिए जो भी अथॉरिटी इसे छापती है उसको इसको प्रिंट करने में कितना खर्च आता होगा? 5 रुपये, 10 रुपये, लेकिन इसकी कीमत कितनी है? 2000 रुपये। यानी कागज़ की जो मुद्राएं चल रही हैं उनका अपने आप में कोई कीमत नहीं है। जबकि इसके पहले जो मुद्राएं चलती थीं, सोने चांदी के सिक्के चलते थे, तांबे के सिक्के चलते थे, उनका अपना मूल्य होता था, अनाज का अपना मूल्य होता था यहाँ पर, और ये जो पशुधन है इनका अपना मूल्य होता था। तो सवाल ये आता है कि जब आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार से अपना कोई मूल्य नहीं है, इनका खुद का कोई इस्तेमाल भी नहीं है, सोने के सिक्कों से अपन ज्वेलरी बनवा सकते हैं, अनाज का उपयोग हम खाने में कर सकते हैं, जानवरों का अपन बहुत सारी चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस मुद्रा का उपयोग विनिमय के अलावा अपन और किसी चीज़ में कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी अपने आप में तो कोई कीमत है ही नहीं। तो फिर सवाल ये आता है कि इसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार क्यों किया जाता है? यह एक बड़ा रोचक और अच्छा सवाल है कि जब मुद्रा की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, जिस पदार्थ से वह बनती है उस पदार्थ की कोई कीमत नहीं है, तो भी उसको इतना कीमती मानते हुए उसे मुद्रा के रूप में अनुमति क्यों मिली हुई है? मुद्रा के रूप में प्रचलन की अनुमति क्यों मिली हुई है? उसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार क्यों किया जाता है? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि उसे किसी देश की सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। मुद्रा को किसी देश की सरकार के द्वारा प्रचलन में लाया जाता है। किसी देश की सरकार यह तय करती है कि यह नोट जो है यह इतने रुपए का होगा, और उसके लिए उस पर लिखा भी जाता है। चलिए देखते हैं उस नोट पर ऐसा क्या लिखा होता है कि जिसकी वजह से वह उतनी कीमत का हो जाता है जितनी कीमत उसके ऊपर लिखी होती है। मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इसीलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि उसे किसी देश की सरकार प्राधिकृत करती है। ये देखिए आप, यहाँ पर मुद्रा के ऊपर लिखा होता है मैं धारक को, अर्थात जिसके पास यह मुद्रा है, 200 रुपये, 100 रुपये, 2000 रुपये, 500 रुपये, जितनी भी राशि का वह नोट होगा उतने रुपये यहाँ लिखे होते हैं। 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ,
और नीचे आपको दिख रहा है ये नाम उर्जित आर पटेल, जो कि गवर्नर हैं। गवर्नर किस चीज़ के हैं? वो गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। अर्थात भारत में भारत सरकार की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करने का काम करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई किसी भी मुद्रा की प्रमुख विशेषताएं ये होती हैं कि इसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था जारी नहीं कर सकती है। यानी भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार केवल और केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। इसके अलावा ना तो किसी व्यक्ति को है, ना ही किसी संस्था को है। यदि वह ऐसा करता है तो उसे दंड प्राप्त होगा, वह अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा विनिमय के माध्यम के लिए मुद्रा वैध होगी, यह भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। और इस मुद्रा को पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति इसके लेन देन में मनाही नहीं कर सकता है, और यदि वह मनाही करता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है। इस तरह से आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मुद्रा की अपनी कोई कीमत ना होते हुए भी इसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार क्यों किया जाता है। इसका एकमात्र कारण यही है कि उसे उस देश की सरकार वैध है। वैध क्यों है? क्योंकि उस देश की सरकार को उस देश के नागरिकों ने, उस देश के मतदाताओं ने चुना है। जिस देश की सरकार को जिस देश के मतदाता चुनते हैं वह सरकार वैध होती है, और उस वैध सरकार द्वारा बनाए गए उपक्रम या प्राधिकरण, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके द्वारा जारी किए गए सारे नोट विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, जो संस्था या जो सरकार नोट जारी करती है वह उनको चलन से बाहर भी कर सकती है। अभी 2019 में आप लोगों ने देखा होगा कि भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 और 1000 के नोटों को प्रचलन से हटा दिया था। यानी अब उनकी बाजार में कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। उनके द्वारा किसी भी विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करने पर रोक लगा दिया गया था। इस प्रक्रिया को कहते हैं विमुद्रीकरण। अर्थात जो संस्था नोट जारी करने का अधिकार रखती है वही संस्था नोट को चलन से हटाने का भी अधिकार रखती है, और किसी भी तरह की मुद्रा को चलन से बाहर करना कहलाता है विमुद्रीकरण। इस तरह के प्रश्न भी आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाते हैं कि विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। चलिए अब अपन इस कंटेंट में आगे बढ़ते हैं कि आपके पास में मुद्रा आ गई। अब जब आपके पास में मुद्रा आ गई या किसी भी व्यक्ति के पास में मुद्रा है और मुद्रा को खर्च करने के बाद में आपके पास में कुछ बच गया, कुछ सेविंग हो गई, कुछ बचत हो गई। बचत का मतलब होता है आय में से उपभोग को घटा दिया जाए तो वह कहलाती बचत। अब इस बचत को सुरक्षित रखना है हमको। घर में मान लो ये भय है हमको कि अनावश्यक खर्च हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वह घर में सुरक्षित ना हो, इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक नए उपक्रम की, जिसका नाम होता है बैंक। चलिए हम आगे देखते हैं कि बैंकों में निक्षेप यानी बैंकों में जमा क्या होता है और उस जमा राशि का बैंक क्या करते हैं। चलिए जानते हैं और समझते हैं। अब अपन देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में कुछ पैसे खर्च करने के बाद में शेष बच जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उस पैसे को बैंकों में निक्षेप के रूप में रखते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक नया शब्द आ रहा है, निक्षेप। इसको लेकर के बहुत परेशान मत होइए। यदि आपके पेपर में पर्चे में निक्षेप शब्द आ जाए तो आप इसको यह मान लीजिए कि इसका अर्थ होता है जमा। अर्थात जब हम देखते हैं कि किसी भी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने पास रखता है और बाकी पैसों को वह क्या करे। चलिए अपन इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि एक व्यक्ति है जो संगठित क्षेत्र में काम करता है और उसे हर महीने के आखिर में वेतन मिल जाता है, और यह वेतन उसे नगद रूप में मान लो मिल रहा है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हर माह वेतन मिलता है। याद रखिएगा आप लोग, हम लोगों ने पिछले ही अध्याय अर्थशास्त्र के भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पढ़ा है। अब उस संगठित क्षेत्र के मजदूर को वेतन मिला और वेतन लेने के बाद में उसने क्या किया कि कुछ पैसा खर्च कर लिया। अब कुछ पैसे खर्च करने के बाद में उसके पास में कुछ अतिरिक्त पैसा बच गया। अब इस अतिरिक्त नगद राशि का वह क्या करेगा, वह इसे बैंक जाएगा, बैंक में अपने नाम से खाता खुलवाएगा और खाता खोलकर उसमें अपनी सेविंग को जमा कर देगा।
और ये बैंक जो है जमा के रूप में उसे स्वीकार कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं मांग जमा। यानी प्रश्न आ सकता है कि मांग जमा किसे कहते हैं, तो उत्तर आएगा कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा बैंक में जमा किया गया धन या बैंक में जमा किया गया पैसा ही मांग जमा कहलाता है। और इस तरह से यह जो लोगों का धन है वह वहाँ पर बैंकों में सुरक्षित रहता है और बदले में उसको उस जमा धन पर ब्याज भी प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जब भी उस जमाकर्ता को, यानी जिस व्यक्ति ने पैसे बैंक में जमा किए हैं, उसे उस धन की या उस पैसे की आवश्यकता है, तो वह जब भी इच्छा होगी तब जाकर वहाँ से पैसे निकाल सकता है। अब चूंकि बैंक खातों में जमा धन जो है मांग के जरिए जब इच्छा हो तब निकाला जा सकता है, इसीलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। अक्सर एक प्रश्न आता है कि मांग जमा किसे कहते हैं। इसका सीधा साधा उत्तर है कि कोई भी व्यक्ति जिसने बैंक में अपना खाता खुलवाया है वह अपनी बचत में से कुछ हिस्सा या जो भी पैसा वो अपने बैंक खाते में जमा कर रहा है और ज़रूरत जब भी उसको पड़ती है वह बैंक जाता है और मांग करता है कि मुझे मेरे खाते में से इतने पैसे प्रदान कर दिए जाएं मुझे, या मुझे उपलब्ध करा दिए जाएं। चूँकि यह पैसा ग्राहक द्वारा मांगे जाने पर वापस कर दिया जाता है, इसीलिए उस जमा राशि को मांग जमा कहा जाता है। अब यह मांग जमा जो है यह एक महत्वपूर्ण लक्षण के साथ में काम करती है, यानी कि मांग जमा एक प्रकार के मुद्रा की तरह ही काम करती है। चलिए हम इसे भी जान लें और समझ लें। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि किसी भी ग्राहक के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो धनराशि बैंकों में जमा कराई जाती है और वह आवश्यकतानुसार अपनी मांग प्रस्तुत करके उस जमा राशि में से कुछ पैसे या सारे पैसे निकाल सकता है, उसको कहते हैं मांग जमा। अब यह मांग जमा जो है यह मुद्रा की तरह कार्य करती है। यह मांग जमा की जो सुविधा है यह इसे विनिमय का एक माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है और इसीलिए इसे हम कहते हैं मुद्रा। अब इस मुद्रा का उपयोग हम नगद की बजाय चेक भुगतान से भी कर सकते हैं। अब चेक क्या होता है इसे अपन समझ लेते हैं। चलिए, चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता को किसी भी बैंक में खाता खोलना जरूरी होता है। जब वह खाता खोलता है तो उसके बदले में उसे एक चेक बुक इशू की जाती है। आप लोगों को बता दूं, स्पष्ट इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, चेक बुक, क्योंकि आपकी परीक्षा में एक शब्द और आता है, उसका नाम है चैप बुक। चैप बुक जो है यह इतिहास का विषय है जिसको अपन बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है चेक बुक की, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। बैंकों ने आपको चेक बुक प्रदान की, यानी कि चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम भुगतान करने का आदेश देता है। चलिए इसको समझते हैं अपन। आपको ये चेक दिख रहा है, इस चेक में यहाँ पर लिखा होता है दिनांक। जिस दिनांक को आपने ये चेक लिखा है वो दिनांक आपने यहाँ पर लिख दी। जिस व्यक्ति को आपको पैसे देना है, आपके पास नगद पैसा नहीं है और आप ये चाहते हैं कि मांग जमा में से बैंक इस व्यक्ति को वह पैसा दे दे। वह व्यक्ति मान लो उसका नाम प्रेम कुमार है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि प्रेम कुमार। अब हमारे खाते में जमा है मान लो 60,000 रुपये और इस व्यक्ति को देना है 57,000 रुपये। हमने यहाँ पर शब्दों में और अंकों में 57,000 लिखा। चेक बुक पर हमारे खाते का नंबर लिखा है, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, साथ में चेक का नंबर भी दिया होता है। अब इस पर हमने हमारे हस्ताक्षर यहाँ पर किए और हस्ताक्षर करने के बाद यह चेक दे दिया हमने प्रेम कुमार को। अब प्रेम कुमार इस चेक को लेकर के जाएगा बैंक, और बैंक जो है हमारी मांग जमा को मुद्रा के रूप में मानते हुए 57,000 रुपये की राशि का भुगतान प्रेम कुमार को कर देगी। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी सेविंग की, सेविंग करने के बाद बैंक गया, बैंक में खाता खोला, उसने पैसे जमा किए, पैसे जमा करने के बाद में वह राशि हो गई मांग जमा, क्योंकि उसकी जब इच्छा होगी तब बैंक से मांग करके उस जमा राशि में से धन ले सकता है। अब मांग जमा में दो लक्षण आते हैं, एक तो मांग जमा जो है वह खुद जमा करता मांग सकता है, और दूसरा, और इस पर उसको ब्याज भी मिलता है। मांग जमा पर
जो जमा करता व्यक्ति होता है उस पे उसको ब्याज की प्राप्ति होती है। अब मांग जमा का एक दूसरा लक्षण आता है चेक द्वारा भुगतान, यानी मांग जमा जो है अब यहाँ पर मुद्रा के रूप में कार्य कर रही है और इस मुद्रा का भुगतान हम चेक के माध्यम से कर सकते हैं इस तरह से। अर्थात मांग जमा के बदले में हमको चेक लिखने की सुविधा मिलती है, मांग जमा के बदले हमको भुगतान की सुविधा मिलती है और इसी कारण हम मांग जमा को मुद्रा कहते हैं। यानी आपको प्रश्न आता है कि मांग जमा को मुद्रा क्यों कहा जाता है, तो इस स्क्रीन का शॉट लेकर के आप इसको देख सकते हैं, इस स्क्रीन पर लिखी हुई बातों को समझ सकते हैं और उसका उत्तर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है। अब यहाँ पर आपको एक ज़रूरी बात का ध्यान रखना होगा। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हमारी बचत को बैंक जो है अपने पास सुरक्षित रखता है, तो इसके बदले में भी क्या बैंक अलग से कुछ जमा करवाता है या हमसे कुछ अलग भुगतान लेता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल ये आता है कि बैंक ऐसा करता क्यों है, बैंक को इससे क्या फ़ायदा है, बैंक को इससे क्या लाभ है कि यह जो मांग जमा है वह बैंकों में सुरक्षित रहती है और बैंकों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं क्या उन लोगों को किसी तरह का इसके बदले में भुगतान नहीं किया जाता होगा? बिल्कुल किया जाता है। बैंकों की इनकम भी होती है इसी मांग जमा से। चलिए अपन देखते हैं और समझते हैं कि यह मांग जमा बैंकों को ऋण प्रदान करने की अनोखी सुविधा प्रदान करती है। कैसे करती है, कितने पैसे ऋण के रूप में बैंक ज़रूरतमंदों को देते हैं, कितना पैसा वह मांग जमा का अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, इन सारी चीज़ों को चलिए हम जानते हैं और समझते हैं। अब अपन बात करते हैं बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों से। हम लोग उसी फ्लो चार्ट से आगे बढ़ रहे हैं कि मुद्रा आई, मुद्रा के बाद बचत आई, बचत आई तो बैंक आए और अब बैंक आए तो बैंकों के पास में जो पैसा जमा है उस पैसे का वो क्या करता है? क्या वह अपने कर्मचारियों से ये बोलता है कि नहीं तुम फ्री में काम करो? बिल्कुल नहीं। चलिए अपन इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जो है जमाकर्ता से, ये है जमाकर्ता, इतने सारे लोग ये जमाकर्ता जो है यहाँ पर पैसे जमा कर रहे हैं और जो पैसा जमा किया उनमें से बैंक ये आकलन करता है, इतने सालों का अनुभव है बैंक को कि इतने सारे जमाकर्ता लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो प्रतिदिन उस जमा राशि में से कितने पैसे वो निकाल सकते हैं। तो बैंकों ने जो आकलन लगाया उसके हिसाब से बैंक उस जमा रकम का 15% हिस्सा अपने पास मांग जमा के रूप में सुरक्षित रखता है। अब 15% रखता है, यानी अगर किसी जमाकर्ता ने 100 रुपये जमा किए हैं तो उसमें से वह केवल 15 रुपये अपने पास सुरक्षित रख रहा है। तो सवाल ये आता है कि बाकी के 85 रुपये का बैंक क्या करता है? तब हमारे पास में इसका जवाब है कि शेष 85 रुपये जो बैंक है वह ज़रूरतमंद लोगों को ऋण के रूप में प्रदान करता है, यानी 85% राशि वह ऋण के रूप में बांट देता है। अब आपको समझ में आया, ये जो राशि हम लोग बैंक में जमा करते हैं और 100 रुपये मान लो हमने जमा किए और उस पर वह 4% वार्षिक का ब्याज लगाकर एक साल में हमको 104 रुपये लौटा देता है। तो बैंक के पास आय कहाँ से आई, वह अपने कर्मचारियों को कैसे देता है? इस सवाल का जवाब अब आप लोग समझ गए होंगे कि बैंकों की आय का स्रोत यही है। ये जो लोन है, ये जो ऋण है, ये 85% राशि वह कर्जदारों को दे रहा है और कर्जदारों को वह 12% या अधिक की दर पर देता है वह। ये एक मैंने अनुमानित आंकड़ा आपको बताया है, अनुमानित ब्याज दर आपको बताई है। तो इस तरह से वह 100 रुपये पर 112 रुपये वसूलता है और हमको कितने देता है? 104 रुपये। तो बैंक को फायदा हुआ 8 रुपये का और इस 8 रुपये से वह अपने कर्मचारियों की भी सैलरी देता है और अपने आप के प्रबंधन को और मेंटेनेंस को भी वह बनाए रखता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैंक जो है जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। एक प्रश्न फिर खड़ा हो गया हमारे सामने आके, प्रश्न आ सकता है कि बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का कार्य किस तरह से करता है। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि बैंक जो है ऋण संबंधी गतिविधियों का संचालन कैसे करता है। इसके पहले मैंने आपको एक शब्द विमुद्रीकरण का परिचय कराया था। एक और शब्द है जो है मुद्रा स्टॉक। अब आपके साथ परीक्षा में कभी पूछा जा सकता है कि मुद्रा स्टॉक किसे कहते हैं। तो मुद्रा स्टॉक का मतलब होता है वह राशि या वह मुद्रा जो बाजार में चलन में है, धन बैंकों में जमा हुई राशि।
यानी बाजार में प्रचलित मुद्रा धन मांग जमा बराबर मुद्रा स्टॉक। हो सकता है इसी वर्ष आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाए 2 अंक का। तो ध्यान रखिएगा, मुद्रा स्टॉक किसे कहते हैं। हालांकि इस प्रश्न को मैंने अंतिम वीडियो जब इसका आएगा उसकी प्रश्नोत्तरी में डाल के रखा हूं, लेकिन इसका आंसर मैंने आपको अभी बता दिया। आप वहां जाकर इसको लिखिएगा, मुद्रा स्टॉक किसे कहते हैं, यानी बाजार में प्रचलित करेंसी और मांग जमा के योग को मुद्रा स्टॉक कहते हैं। मांग जमा किसे कहते हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए अब बारी है आपकी। स्क्रीन पर ये जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इन प्रश्नों को आप लोग पढ़िए, समझिए और इसके बाद इनका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब यह कंटेंट आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। और यदि फिर भी कोई डाउट रह जाए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब मैं चलता हूं अगले कंटेंट के लिए, भाग 2 के लिए, जिसमें हम देखेंगे बैंक जो ऋण उपलब्ध कराती है, क्या यह ऋण हर किसी को उपलब्ध हो जाता है, और जिनको बैंक ऋण उपलब्ध नहीं कराती उनको ऋण कहाँ से मिलते होंगे। बैंकों से ऋण लेने के लिए क्या कुछ ज़रूरी शर्तें होती हैं। इन सारी चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे हम अगले कंटेंट में। तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। और हाँ, समझ गए ना, ये जो सब्सक्राइब वाली बात आ रही है, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए हृदय से आप सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।